हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में, जिनका जन्म 1848 में और इनकी मृत्यु 1923 में हुई। सबसे पहले हम इनके जीवन और कार्यों के बारे में जान लेते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो एक इटली के इंजीनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनैतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, विशेष करके आय वितरण के अध्ययन में और व्यक्तियों की पसंद के विश्लेषण में। अपने सामाजिक विश्लेषण में वे अभिजात वर्ग, एलिट क्लास शब्द के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत जो समाजशास्त्र में है वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत एक प्रकार्यवादी सिद्धांत है, जिसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जाने। विल्फ्रेडो पेरेटो समाजशास्त्र को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान बनाना चाहते थे और इनको फासिस्टवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इटली का तानाशाह मुसोलिनी, जब ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उस समय उनका शिष्य था। संयोगवशात इनके दिए हुए सिद्धांतों को मुसोलिनी ने अपने राजनीति में लागू किया, इसीलिए इनको फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। फांसीवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है इटली में। इनको बुर्जुआ वर्ग का कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग का कार्ल मार्क्स कहने का तात्पर्य है कि कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के बारे में बात की थी, प्रोलेटारिएट के बारे में बात की थी, और विल्फ्रेडो पेरेटो बुर्जुआ वर्ग के बारे में ही अपना सारा अध्ययन करते हैं। एलिट थ्योरी, एलिट क्लास के बारे में ही अपना सामाजिक विश्लेषण करते हैं, इसीलिए इनको बुर्जुआजी मार्क्स कहा जाता है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत एक प्रकार्यवादी सिद्धांत है। सबसे पहले पेरेटो ने ही सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का निरूपण किया। इसके बाद मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को आदर्श प्रारूप के रूप में, और पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। पेरेटो का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्हें केवल अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री ही नहीं माना जाता है, बल्कि ये गणित और भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने के कारण सबसे पहले ये इंजीनियर बने। इसके बाद उनकी रुचि राजनीति में, अर्थशास्त्र में व दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बढ़ने लगी, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आर्थिक लेख भी छपे, प्रकाशित होने लगे। इन्होंने आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में गणितीय पद्धति का प्रयोग किया, और बाद में उसको इन्होंने समाजशास्त्र पे भी लागू किया, इसीलिए इन्हें गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। और लोजेन विश्वविद्यालय में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने के साथ ही ये इंजीनियर से अर्थशास्त्री बन गए। राजनीतिक अर्थशास्त्र में अध्ययन व शोध कार्य के दौरान पेरेटो को यह अनुभव हुआ कि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको कि हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत हल नहीं कर सकते। इसीलिए वो बाद में अर्थशास्त्र से समाजशास्त्र की ओर आए, और यहीं से अर्थशास्त्री पेरेटो समाजशास्त्री के रूप में विख्यात होते हैं। इनके कुछ वर्क भी हैं, जिनमें मैनुअल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द राइज एंड फॉल ऑफ एलिट्स, जैसा कि मैंने बताया एलिट क्लास की का विश्लेषण ही समाजशास्त्र में करते हैं, उनके राइज और फॉल का भी विश्लेषण करते हैं, उनके उत्थान और पतन की भी बात वो करते हैं। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है द ट्रेटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, जो कि 1916 में लिखी गई थी इतावली भाषा में। बाद में आर्थर लेविंगटन और ए बोंग्रियोर्नो ने हार्वे रोजर्स के साथ मिलकर के, उसमें सहयोग हार्वे रोजर्स का भी था, लेकिन जो अनुवाद किया गया इस किताब का उसमें आर्थर लेविंगटन और ए बोंग्रियोर्नो का विशेष स्थान था। हार्वे रोजर्स का भी नाम उनके साथ आता है।
इनके द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया और उस किताब का नाम पड़ा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि 1936 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, जो कि 4 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई। 4 भाग इसके हैं। हमने इसमें देखो लिखा हुआ है कि पहला जो वॉल्यूम था इनका वो था नॉन लॉजिकल कंडक्ट। दूसरा वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ सेंटिमेंट्स। इसमें नॉन लॉजिकल कंडक्ट में इन्होंने अर्थात अपनी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की पुस्तक के प्रथम खंड में, 4 खंडों में प्रकाशित हुआ, प्रथम भाग में उन्होंने सामाजिक क्रिया के आधार और प्रकृति की व्याख्या की है। इसी में उन्होंने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दूसरा जो खंड है वो एनालिसिस ऑफ सेंटिमेंट है, जिसमें अपने तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया का विश्लेषण करते समय गैर तार्किक क्रियाओं के रेसिड्यूओं की चर्चा की है, अर्थात अवशेषों की चर्चा की है। पेरेटो की 2 अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, रेसिड्यू एंड डेरिवेशंस। तो दूसरे भाग में इन्होंने रेसिड्यू की चर्चा की है। तीसरे भाग में इन्होंने डेरिवेशंस की चर्चा की है, जिस वॉल्यूम का नाम है सेंटिमेंट इन थिंकिंग। और जो चौथा वॉल्यूम है, लास्ट वॉल्यूम है, उसमें उन्होंने समाज के सामान्य स्वरूपों का विश्लेषण किया है। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि इनके 2 शिष्यों द्वारा अनुवादित की गई थी, अंग्रेजी में अनुवादित की गई थी, वो किताब, उसका मूल नाम था द ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी। उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं पेरेटो की, उसके बारे में जान लेते हैं। उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में पहली अवधारणा है, उन्होंने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया, लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, 2 भागों में ये बांटते हैं। और इनका उसी गैर तार्किक क्रिया के विश्लेषण में ये रेसिड्यू एंड डेरिवेटिव्स का भी विश्लेषण करते हैं, जो कि अतार्किक क्रियाओं का आधार है। इसके बाद वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी, सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी की चर्चा करते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि इन्होंने अभिजनों के उत्थान पतन की भी चर्चा की है। सामान्य संतुलन सिद्धांत, इनका जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, सामान्य संतुलन सिद्धांत, वो कहते हैं कि समाज जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहता है। और अर्थशास्त्र में इन्होंने एक अवधारणा दी थी पेरेटो प्रिंसिपल की। पेरेटो प्रिंसिपल सिद्धांत का नाम उनके नाम पर रखा गया था, और इसको 80-20 रूल भी कहा जाता है। क्या है 80-20 रूल? उन्होंने अपने अध्ययन में, अर्थात इटली में उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि इटली में 80% भूमि, जो 80% भूमि है, उसका स्वामित्व 20% लोगों के पास है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए लोग हैं, 20% कम लोग, संपूर्ण जनसंख्या का एक भाग जो अभिजन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ा हुआ है, वे 20% जनसंख्या 80% प्रोडक्शन करती है, और इसी आधार पर आय का वितरण भी होता है। इन्होंने पेरेटो दक्षता की अवधारणा के बारे में भी चर्चा की। पेरेटो दक्षता की अवधारणा में वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग योग्यताओं के साथ ही पैदा होता है, और विशेष कौशल और अभियोग्यता अपनी क्षमता के अनुसार वो सीखता भी है। लोग भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से असमान होते हैं। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक गिफ्टेड होते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को या अभिजन को एक सोशल ग्रुप के रूप में विश्लेषित किया। तो ये इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो सिद्धांत है इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का विश्लेषण है, जिसको प्रकारवादी सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का प्रकारवादी सिद्धांत भी इनके विश्लेषण को कहा जाता है। इसके आधारों के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के प्रथम भाग में की, और सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं आमतौर पर संपादित की जाती हैं, और व्यक्ति द्वारा उस क्रिया को संपादित करते समय 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तार्किक क्रिया और दूसरी अतार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रिया तर्क और प्रयोग पर आधारित होती है, अर्थात जिस क्रिया में साधन और साध्य तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वे क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरा प्रकार इसका विश्लेषण उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में किया था, और ये भी कहा था, उन्होंने देखा
कि समाज में केवल तार्किक क्रिया ही नहीं होती। तार्किक क्रिया का विश्लेषण उन्होंने अर्थशास्त्र में अपने किया था और उन्होंने देखा कि समाज में तार्किक क्रियाओं के अलावा गैर तार्किक क्रियाएं भी बहुत होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता। इसीलिए वे समाजशास्त्र में पदार्पण करते हैं और वो कहते हैं कि समाज का अध्ययन करना है तो मुझे तार्किक क्रियाओं के साथ साथ गैर तार्किक क्रियाओं का भी अध्ययन करना होगा। और पेरेटो कहते हैं कि हमें सामाजिक क्रिया के अध्ययन में हमें यथार्थता और सत्यता को महत्व देना है। यथार्थता और सत्यता को महत्व देना है, ना कि उपयोगिता को। अर्थात हमारा जो मूल उद्देश्य है समाज के अध्ययन में वो है सत्यता की खोज, यथार्थता की खोज, ना कि उपयोगिता की। अपने गैर तार्किक क्रिया के विश्लेषण में कहते हैं गैर तार्किक क्रियाओं का जो विश्लेषण हम कर रहे हैं वो इसलिए समाज में विद्यमान है। गैर तार्किक क्रियाएं तार्किक नहीं होती, उनका साधन और साध्य के बीच तार्किक रूप से संबद्धता नहीं होती, लेकिन समाज में उनकी उपयोगिता होती है। समाज उपयोगिताओं से चलता है, इसीलिए गैर तार्किक क्रियाओं का समावेश जो है समाज में होता है। व्यक्ति की अधिकतर क्रियाएं गैर तार्किक होती हैं। तो इसमें अब तार्किक क्रिया साधन और साध्य तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हों वो तार्किक क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को तार्किक माना जाए या ना माना जाए, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो साधन और साध्य के बीच में तार्किक संबंध हैं, वे जो कार्य कर रहा है उसके भी दिमाग में और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में भी, अच्छा दोनों स्तरों पर, व्यक्तिनिष्ठ स्तर पर भी और वस्तुनिष्ठ स्तर पर दोनों रूपों में मौजूद होना चाहिए, तभी उस क्रिया को हम तार्किक क्रिया कहेंगे। अब उन्होंने कुछ तार्किक क्रिया की विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि जो तार्किक क्रिया है और अतार्किक क्रिया है, इसमें जो अंतर का मानदंड है, यहाँ पे मैंने लिखा है अंतर का मानदंड क्या है, वस्तुनिष्ठ साध्य और व्यक्तिनिष्ठ प्रयोजन अर्थात साधन। ये सामाजिक घटना के दो पक्ष हैं, एक को हम साध्य कहते हैं और दूसरे को साधन कहते हैं। तो दोनों में तार्किक संबंध होना चाहिए, तभी वो क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। और इसके बाद वे कहते हैं कि तार्किक क्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। वे सभी क्रियाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, जिनमें साधन और साध्य के बीच उचित समायोजन होता है, वो तार्किक क्रियाएं हैं। तार्किक क्रियाएं प्रयोग और तर्क पर आधारित होती हैं। तार्किक क्रियाओं की जो कार्यवाही है वो वस्तुनिष्ठ हो, हम भी देखें तो ऐसे दिखे, आप भी देखें तो ऐसे ही दिखनी चाहिए। क्रियाएं वास्तविक होनी चाहिए और जो तार्किक क्रियाएं हैं उसे कर्ता द्वारा स्वीकार भी किया जाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तार्किक क्रियाओं में कल्पनाओं का, पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं है। साधन और साध्य दोनों वैज्ञानिक हों, दोनों उचित हों और नियोजित साधनों और प्राप्त लक्ष्यों के बीच तार्किक संबंध हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। तार्किक क्रियाएं तर्कसंगत प्रकृति की होनी चाहिए और तार्किक क्रियाएं तर्क से प्रेरित होती हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं और इसीलिए वे समाजशास्त्र को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान बनाना चाहते थे। अब जो उन्होंने गैर तार्किक क्रिया का विश्लेषण किया है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति बहुत सारी क्रियाएं जो करता है वे गैर तार्किक होती हैं, जिनका आधार जो है व्यक्तिनिष्ठ होता है। जो गैर तार्किक क्रियाएं हैं उनका आधार जो है व्यक्तिनिष्ठ होता है, जिसमें अर्थात जो गैर तार्किक क्रियाएं हैं उसमें भावनाएं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, भावनाएं, संवेग और विशिष्ट मानसिक दशा और अचेतन अवस्था की उपज होती है। गैर तार्किक क्रियाएं भावनाओं की, संवेगों की, विशिष्ट मानसिक दशाओं की और अचेतन अवस्था की उपज होती है। पेरेटो के अनुसार तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं में जो अंतर करने का मानदंड है वो है वस्तुनिष्ठ साध्य और व्यक्तिनिष्ठ प्रयोजन के बीच तार्किक संबंध। क्रियाओं को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आधारों पर समझने के लिए पेरेटो ने सामाजिक घटना के दो पक्षों का भी उल्लेख किया है। पहला एक वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे जो मैंने चर्चा की है, वस्तुनिष्ठ अर्थात वो घटना वास्तव में घटित हुई हो, जिस प्रकार से घटना हो रही है वो घटना वास्तव में घटित हुई हो। और व्यक्तिनिष्ठ का मतलब ये होता है कि
अर्थात जैसा उस घटना का अस्तित्व किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है। यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो मेरे मस्तिष्क में मतलब व्यक्ति विशेष जो क्रिया कर रहा है उसके मस्तिष्क में उस तार्किक क्रिया का कैसा स्वरूप अंकित है, कैसा उस घटना का अस्तित्व किस प्रकार से अंकित है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब वो जो सामाजिक क्रिया या जो तार्किक क्रिया हुई है वो वास्तव में कैसे घटित हुई है, वास्तव में जो घटित हुई है वो। क्योंकि जो चीज़ें जैसी दूर से दिखती हैं वैसी जरूरी नहीं कि हमारे मन मस्तिष्क में उसी तरीके से चीज़ें अंकित हों, कुछ चेंजेज आ जाते हैं। तो तार्किक क्रिया में दोनों का मेल होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के दो भाग होते हैं, एक है साध्य और दूसरा है साधन। अब व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं की जो यथार्थता है यदि वस्तुनिष्ठ यथार्थता के अनुरूप हो जाती है, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं की यथार्थता अगर वस्तुनिष्ठ यथार्थता के अनुरूप हो जाती है तो ये वैज्ञानिकता है। कर्ता के दृष्टिकोण से, जो कि व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है, सभी मानवीय क्रियाएं तार्किक श्रेणी में ही समझी जाती हैं। हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी क्रिया करता है तो तार्किक रूप में ही करता है। ये बात अलग है कि जिस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ साधन और वस्तुनिष्ठ साध्य के बीच तार्किक संबंध हो जाता है वो तार्किक क्रिया हो जाती है, और इसके अलावा जो दूसरी क्रियाएं गैर तार्किक क्रियाएं हो जाती हैं। और क्योंकि जो क्रिया की विशेषता है वो तर्क के साथ उसका संबंध है, परंतु तार्किक क्रिया शब्द का प्रयोग हम उन क्रियाओं के लिए करते हैं जो तर्क और प्रयोग पर आधारित होती हैं, जो तार्किक रूप से साध्य और साधन को आपस में संबद्ध करती हैं। अर्थात कोई भी क्रिया तभी तार्किक कही जाएगी जब साध्य और साधन के मध्य तार्किक संबद्धता पाई जाए, न केवल उस कर्ता के दृष्टिकोण से और जो उन्हें करता है, बल्कि अन्य व्यक्ति या उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से भी जो उसके बारे में व्यापक ज्ञान रखते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सभी क्रियाओं को पेरेटो ने कहा है कि वे गैर तार्किक क्रियाएं कही जाएंगी। हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि गैर तार्किक होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो क्रिया तर्कहीन है। प्रत्येक क्रिया में, चाहे वो तार्किक हो चाहे गैर तार्किक क्रिया हो, तर्क शामिल होता है। भले हो व्यक्तिनिष्ठ रूप में तर्क हो, वस्तुनिष्ठ रूप में ना हो, लेकिन हर क्रिया तार्किक होती है। मतलब तार्किक होने का अर्थ तर्कहीन नहीं, उसमें तर्क का प्रयोग व्यक्ति करता ही करता है। पेरेटो की जो सामाजिक क्रिया की व्याख्या है उसका निरूपण या उसको समझाने का प्रयास रेमंड नेरोन ने किया है, और रेमंड नेरोन ने कुछ इस तरह समझाया है। उन्होंने समझाया नॉन लॉजिकल एक्शन को द ऑब्जेक्टिव डिफर फ्रॉम द सब्जेक्टिव पर्पजेस, ऑब्जेक्टिव डिफर फ्रॉम द सब्जेक्टिव पर्पज। उन्होंने कहा कि सामाजिक यथार्थ को केवल तार्किक क्रियाओं से ही नहीं समझा जा सकता, इसीलिए गैर तार्किक क्रिया को भी समझना आवश्यक है। पेरेटो ने ये बातें कही थी। गैर तार्किक क्रियाओं की पहचान के लिए रेमंड नेरोन ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि पेरेटो ने एक तालिका दी है। ये तालिका कुछ इस प्रकार से है। 4 श्रेणियों में गैर तार्किक क्रियाओं का विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया है। पहली श्रेणी है श्रेणी 1, जीनस 1, नो श्रेणी, नो श्रेणी। श्रेणी 2 इसको नो एस श्रेणी कहते हैं। जीनस 3 या श्रेणी 3 इसमें एस नो श्रेणी, और जीनस 4 इसको एस श्रेणी कहते हैं। ये क्या है? जो गैर तार्किक क्रिया की उपयुक्त की जो 4 श्रेणियां हैं, इसको पेरेटो की गैर तार्किक क्रिया की जो श्रेणियां हैं इसको हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। पहली श्रेणी है नो श्रेणी। इसमें क्या होता है कि साध्य और साधन संबंध जो होता है ना तो वास्तविकता में अस्तित्व में होता है और ना ही साध्य साधन का कोई संबंध कर्ता द्वारा व्यक्तिनिष्ठ रूप से ग्राह्य किया जाता है। मतलब ना व्यक्तिनिष्ठ रूप में वो क्रिया तार्किक होती है ना वस्तुनिष्ठ रूप में, मतलब कोई संबंध नहीं होता है। इस श्रेणी की जो गैर तार्किक क्रिया इसका अस्तित्व बहुत कम होता है। ऐसी क्रियाएं बहुत कम होती हैं क्योंकि हर मनुष्य में तर्क करने की क्षमता पाई जाती है, और इस क्रिया की गैर तार्किकता की जो पहचान है ये केवल तार्किक प्रयोगात्मक वैज्ञानिक ही कर सकता है। तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान की बात कौन करते हैं? पेरेटो। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार की क्रियाओं की खोज, गैर तार्किक क्रियाओं की खोज जो पहली श्रेणी की है, इसको तार्किक प्रयोगात्मक वैज्ञानिक ही कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं समाज में बहुत सूक्ष्म होती हैं, जल्दी से ये क्रियाएं संपादित नहीं होती हैं। दूसरी श्रेणी है वो है नो एस श्रेणी। इसमें क्या होता है कि साध्य और साधन संबंध वस्तुनिष्ठ रूप से तो अस्तित्व में नहीं होता। नो पहला लिखा हुआ यहाँ पे नो,
वस्तुनिष्ठ रूप में अस्तित्व में नहीं होता, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ रूप में कर्ता द्वारा अपने अनुसार ग्राह्य किया जाता है। अर्थात देखिए, व्यक्तिनिष्ठ रूप में वो क्रिया तार्किक होती है, वस्तुनिष्ठ रूप से वो उसका कोई संबंध उससे नहीं होता है, अर्थात एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लें कि जैसे मनुष्य बारिश लाने के लिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अब इसमें व्यक्तिनिष्ठ रूप से तो साध्य और साधन संबंध है इसमें, क्योंकि हम कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे लगता है कि बारिश होगी, लेकिन उसका वस्तुनिष्ठ वास्तविकता तो कोई संबंध नहीं है। इंद्र देवता की पूजा करने से वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार की क्रियाएं समाज में होती हैं, तो श्रेणी 2 श्रेणी है। ये गैर तार्किक क्रिया की श्रेणी में पेरेटो को रखते हैं। फिर तीसरी श्रेणी है गैर तार्किक क्रियाओं की, नॉन लॉजिकल एक्शन की, S9 श्रेणी। S9 श्रेणी में क्या होता है कि जो साध्य और साधन संबंध है, ये वास्तविकता में वस्तुनिष्ठ रूप से तो अस्तित्व में होता है, ये वस्तुनिष्ठ रूप से दिखाई देगा, लेकिन कर्ता जो कि वो कार्य कर रहा है, जो क्रिया संपादित कर रहा है, व्यक्तिनिष्ठ रूप से उसे उसी रूप में ग्राह्य नहीं करता। जिस रूप में वास्तविक रूप से मौजूद होती है, उस रूप से उसे व्यक्तिनिष्ठ रूप से ग्राह्य नहीं करता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे सरकारें हैं या राजनीतिक नेता हैं, ये दावा करते हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वे इतनी अच्छी हैं कि इससे देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। हर नेता ये कहता है, लेकिन अन्य व्यक्ति या विपक्ष को शामिल कर लीजिए, विपक्षी या विरोधी जनता उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करती है। तो इस प्रकार की जो गैर तार्किक क्रियाएं हैं, श्रेणी 3 में पेरेटो रखते हैं। जो चौथी गैर तार्किक क्रिया की श्रेणी है वो SS श्रेणी है। SS श्रेणी में साध्य साधन संबंध वास्तविकता में तो अस्तित्व में होता है, S, और उस अस्तित्व को कर्ता अपने व्यक्तिनिष्ठ स्तर पर भी उसको ग्रहण करता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ स्तर भी मौजूद है, व्यक्तिनिष्ठ स्तर भी मौजूद है। अब आ जाइए हम तार्किक क्रिया पे। तार्किक क्रिया में ये चीजें उन्होंने कही थी कि जब साधन और साध्य संबंध तार्किक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो तो क्रिया तार्किक कहलाएगी, और यहाँ ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। SS में वस्तुनिष्ठ रूप से भी उसमें तार्किकता है, और कर्ता के दृष्टिकोण से भी व्यक्तिनिष्ठ स्तर पर भी तार्किकता है उसमें, तो इसको तार्किक क्रिया होना चाहिए था। लेकिन पेरेटो इसको श्रेणी 4 में गैर तार्किक क्रिया की श्रेणी में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी क्रिया के होने में कहीं ना कहीं जरा सी त्रुटि रह जाती है। वो कौन सी त्रुटि है? वो त्रुटि कौन सर्च करेगा? तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञानी, जो कि समाजशास्त्र को पेरेटो ने कहा है। तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञानी इस चौथे श्रेणी को ढूंढ पाएगा, इस त्रुटि का पता वही लगा सकता है। तो अर्थात ये जो नो श्रेणी है, इसका पता लगाना कठिन है, और जो SS श्रेणी है, इसका पता लगाना कठिन है। इसको तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञानी ही इसको सर्च कर सकता है, और इन जो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 की जो गैर तार्किक क्रियाएं हैं, इसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इसमें पेरेटो ये कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें तर्क करने की प्रक्रिया में तरह तरह के तर्क और युक्ति देकर अपनी क्रिया के औचित्य को वो प्रमाणित करता है। क्रिया तो हो गई, जो गैर तार्किक क्रिया है वे हो गई। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क के आधार पर, अपनी युक्ति के आधार पर अपने क्रिया के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। ऐसा करने में क्रिया की वास्तविकता छिपती चली जाती है, और उस पर तरह तरह के आवरणों की परत दर परत चढ़ती चली जाती है। इन अफवाहों में या इन आवरणों में हम अफवाह को ले सकते हैं, क्रिया वास्तव में नहीं भी हुई और आप होने का तर्क वितर्क कर रहे हैं, और क्रिया वास्तव में भी नहीं हुई और कर्ता द्वारा भी नहीं की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैंने कराया है, उसके लिए तर्क वितर्क किए जाते हैं। दोनों श्रेणी में क्रिया वास्तव में हुई, लेकिन उसको नकारने के लिए तर्क वितर्क किए जाते हैं कि नहीं हुई है, इसमें S9 श्रेणी आती है। क्रिया वास्तविकता में तो नहीं हुई, लेकिन कर्ता द्वारा उसे स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं हुई है, इसके लिए तर्क वितर्क दे रहा है। तो ये सभी जो गैर तार्किक क्रियाएं हैं, पेरेटो के अनुसार गैर तार्किक क्रियाओं के भंडार है, जिससे समाज में सारी क्रियाएं संपादित होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं संपादित होती हैं, और इनकी उपयोगिताएं होती हैं समाज में, इसीलिए क्रियाएं होती हैं। क्रिया करने वालों की दृष्टि से जो भी क्रिया संपन्न होती है वो औचित्यपूर्ण ही होती है, अतः उनके औचित्य को सही ठहराने के लिए तर्क वितर्क मौखिक प्रयासों द्वारा किया जाता है। पेरेटो कहते हैं कि ये जो गैर तार्किक क्रियाएं समाज में इसलिए होती आ रही हैं क्योंकि उनमें उपयोगिता होती है, जबकि तार्किक क्रिया उपयोगिता के विरुद्ध भी होती है, लेकिन गैर तार्किक क्रियाओं की उपयोगिता समाज में ज़्यादा होती है। गैर तार्किक व्यवहार, गैर तार्किक औचित्य, मौखिक तर्क, उपयोगिता की दृष्टि से तर्क, गाथाओं में ढले विश्वास, ये सब समाज के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ये हो सकता है कि इसमें निहित सत्य को खोज लेने के बाद यह सत्य किसी उपयोगिता का न हो, ऐसी स्थिति में सत्य की खोज तो करनी ही पड़ेगी, और यही तार्किक प्रयोगात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। नॉन लॉजिकल एक्शन में पेरेटो इस तरह की बातें करते हैं।
और अब हम आते हैं कि जब व्यक्ति द्वारा, पेरेटो कहते हैं व्यक्ति द्वारा जब गैर तार्किक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जो समाज में गैर तार्किक क्रियाएं हैं, उसका आधार क्या है, तो वो उसके बारे में रेसिड्यू की चर्चा करते हैं। रेसिड्यू की चर्चा में अवशेष की बात वो कहते हैं। पेरेटो कहते हैं कि जो अवशेष हैं, रेसिड्यू हैं, रेसिड्यू माने होता है अवशेष, यहाँ पे लिखा हुआ है अवशेष। रेसिड्यू पेरेटो के अनुसार भावनाओं और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियां होती हैं, क्योंकि गैर तार्किक क्रियाओं में भावनाओं और प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। तो रेसिड्यू क्या है? भावनाओं और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है जो दिखती है बाहर से, लेकिन जो अभिव्यक्तियां हैं वे स्थिर नहीं होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अवशेष भावनाओं और सहवर्ती व्यवहार के बीच मध्यस्थ का काम करती है। अर्थात अवशेष भावनाएं नहीं है और न प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों की अभिव्यक्तियां हैं जिससे हम जान पाते हैं भावनाओं को और प्रवृत्तियों को। अवशेष मानवीय प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, रेसिड्यू मानवीय प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची नहीं है। अवशेष ऐसे अस्थायी तत्व होते हैं जो मनुष्य के व्यवहार को तर्कसंगत बनाने और भावनाओं के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। पेरेटो ने अपनी पुस्तक द ट्रेटाइजन जनरल सोशियोलॉजी, जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के रूप में हुआ है, उसमें अवशेषों के बारे में या अवशेषों को यह कह करके समझाया है कि अवशेषों को भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में या कम से कम उसके अनुरूप माना जाता है, लेकिन भावनाओं के समकक्ष नहीं माना जाता है। पेरेटो ने 6 प्रकार के रेसिड्यूज बताए। पहला रेसिड्यूज है सम्मिलन के चालक, रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस। समूह अस्थायित्व के चालक, रेसिड्यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑफ एग्रीगेट्स। बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के चालक, रेसिड्यूज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटर्नल एक्ट्स। सामाजिकता के चालक, रेसिड्यू ऑफ सोशियलिटी। काम वासना के चालक, रेसिड्यू ऑफ सेक्सुअलिटी। और छठा है व्यक्तित्व निर्माण के चालक। इस पर एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले